नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज रूम में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। 16 घंटे लोकसभा में, 16 घंटे राज्यसभा में, 16 को गुना करें अगर 2 से तो हो जाता है 32, यानी 32 घंटे की चर्चा और सरकार की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर पर हर एक जवाब देने की कोशिश। मंशा, जो सवाल विपक्ष उठा रहा था उन सवालों के जवाब सामने आने चाहिए थे। तो क्या 32 घंटे की चर्चा के बाद क्या उन सवालों के जवाब मिल पाए जो सवाल विपक्ष पूछ रहा था? और क्या ये सवाल सिर्फ विपक्ष के थे या फिर किसी और के भी? सदन में जब बहस हुई तो दोनों तरफ से वार पलटवार हुआ। सरकार की तरफ से जवाब दिया गया, विपक्ष की तरफ से तीखे सवाल पूछे गए। पूछा गया आखिर सीजफायर क्यों किया गया, किसके इशारे पर किया गया, क्या हम पीओके वापस नहीं ले सकते थे? सरकार ने दलील दी, निशाना सिर्फ आतंकी कैंप्स थे, टारगेट लिमिटेड थे, हम युद्ध में नहीं, हम एक ऑपरेशन पर थे। भारत युद्ध वाला देश नहीं है, बुद्ध वाला देश है, लेकिन समय समय पर आतंकी ठिकानों को नष्ट करना, उन कैंपों को नष्ट करना जरूरी हो जाता है जहां से आतंकी न सिर्फ इन्फिल्ट्रेट करते हैं बल्कि उन्हें वहां ट्रेनिंग भी दी जाती है। यानी सरकार का इरादा सीमित था, किसी जंग में जाने का नहीं था। तो क्या इस बहस के बाद, महाबहस, 32 घंटे की महाबहस के बाद अब यह बहस हमेशा के लिए थम गई या सवाल अब भी उठेंगे? नमस्कार, न्यूज रूम में मैं हूं आपके साथ नैना यादव। खास तौर से जब संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ तो कई बिल तो पेश किए जाने थे, लेकिन इसके साथ ही जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था विपक्ष के लिए वो था एसआईआर का मुद्दा, पहलगाम अटैक को लेकर जो तमाम बातें कही गई उसका मुद्दा, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो सवाल या फिर जो तथ्य पेश किए गए और पूरी दुनिया में एक अलग परसेप्शन या आंकड़े जो बातें की जा रही थी उसका मुद्दा, और उसको लेकर लगातार चर्चा हुई। गृह मंत्री ने जवाब दिया और केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से जवाब आया, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात कही, विपक्ष की तरफ से चाहे बात राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, अखिलेश यादव, यहां तक कि एआईएमआईएम की तरफ से भी सवाल उठाए गए और उसके बाद में उम्मीद की जा रही थी कि सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। लेकिन विपक्ष अभी भी कह रहा है कि भले ही चर्चा हुई हो, भले ही तमाम केंद्रीय नेता या फिर खुद गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने बात रखी, लेकिन अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है। जिस तरह से बार बार ये बात कही गई थी कि सीज फायर की बात, कि मध्यस्थता की बात खुद जब अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की, उनकी तरफ से कहा गया कि उनकी तरफ से जब पहल की गई तब जाकर भारत और पाकिस्तान ने सीज फायर किया और तब जाकर युद्ध रुका। यानी इस दौरान अमेरिका की भूमिका इस युद्ध को रोकने में महत्वपूर्ण रही। यही बात बार बार विपक्ष उठाता रहा। कल जिस तरह से जब संसद में बात रखी गई और आज भी राज्यसभा की जो तस्वीर आई, उस दौरान ये जरूर कहा गया कि जब मध्यस्थता की बात हुई तो किसी देश की कोई मध्यस्थता नहीं रही। यहां पर भी ना डोनाल्ड ट्रंप का नाम आया, ना अमेरिका का नाम आया। खुद अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी बार बार इस बात को लेकर जिक्र करते रहे। प्रियंका गांधी ने सवाल पूछा कि सीज फायर आखिर क्यों हुआ, क्योंकि माना जा रहा था कि अभी जिस तरह की स्थिति है इस बार सीधे पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा, लेकिन उसकी भी एक ये कहा जाए कि एक मोटी मोटी जो रेखा वो नजर आई, लेकिन स्पष्ट तौर पर उस पर भी कोई जवाब नहीं आया। एआईएमआईएम की तरफ से सवाल उठाया गया कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जो अभी भी तनाव नजर आता है उसके बीच में क्रिकेट वाली बातें अगर होती हैं तो ये समझ से परे है, इसको लेकर भी ऐसी कोई स्थिति बहुत ज्यादा क्लियर होती हुई नजर नहीं आई। बार बार ये भी कहा गया कि भाई इतने विमान गिरे, लेकिन उसमें भी बहुत ज्यादा क्लियर आंकड़ा जो है वो स्पष्ट नहीं आया। इसीलिए बार बार यही कहा जा रहा है कि 32 घंटे की चर्चा, लेकिन सवाल और स्थिति अभी भी अनक्लियर ही नजर आती है। नमस्कार, न्यूज रूम में मैं आशीष सिन्हा। विपक्ष ने कई सारे सवाल सरकार से पूछे थे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। कल सदन की अगर हम बात करें, लोकसभा की बात करें, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, सभी ने ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी बातों को रखा। लेकिन क्या जो सवाल विपक्ष जो उठा रहा था उसके जवाब मिले? कल हमें राहुल गांधी को जरूर सुनना चाहिए। राहुल गांधी ने कल स्पष्ट तौर पर कहा कि एक नहीं, दो नहीं, कुल 29 बार डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया था भारत की तरफ से, भारत पाकिस्तान में जो युद्ध चल रहा था उसको रोकने में अहम भूमिका जो थी वो अमेरिका ने अदा की थी और अमेरिका के कहने पर ही ये युद्ध जो था वो रुका हुआ था। राहुल गांधी ने यहां तक कह डाला
कि इच्छा शक्ति जो है, राजनीतिक इच्छा शक्ति जो है वो इस सरकार में नहीं है। कई गंभीर आरोप उन्होंने लगाए, जिसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात बहुत दो टूक कही कि हमने किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष के कहने के बाद ये युद्ध रोका, ऐसा कहना गलत होगा। कोई बीच में नहीं था, ये कॉल हमारी तरफ से ली गई थी। लेकिन विडंबना देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही सदन के पटल पर, और उसके ठीक कुछ घंटों के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने 30वीं बार यह कह दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हो रहा है वो मैंने रुकवाया। अब सवाल इसको, किसी भी खबर को या किसी भी बात को देखने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला ये कि डोनाल्ड ट्रंप का आखिर मकसद क्या है। जब भारत के प्रधानमंत्री ने बात संसद के पटल से कह दी कि किसी भी राष्ट्राध्यक्ष का कोई इसमें रोल नहीं है, जेडी वेंस का भी उन्होंने जिक्र किया कि जेडी वेंस ने मुझे 3 से 4 बार, जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, फोन किया और मैं उस समय फोन नहीं उठा पाया, मैंने कॉल बैक किया और उसके बाद मैंने जेडी वेंस ने जब बताया कि पाकिस्तान कुछ बड़ा करने वाला है, तब प्रधानमंत्री की तरफ से यह कहा गया कि अगर वो ऐसा सोचता भी है तो उसको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और डोनाल्ड ट्रंप के ये सब कहने के पीछे मंशा क्या है? एक तरफ वो मुनीर को बैठाकर खाना भी खिला देते हैं, ये एक एंगल है। दूसरा एंगल विपक्ष का है। विपक्ष ये कह रहा है कि भाई आप सीधे बोलते क्यों नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के नाम लेने से इतना गुरेज क्यों? ये बात राहुल गांधी ने कल संसद में कही। ये एक सवाल था जिसका जवाब विपक्ष अभी भी सरकार से चाहता था। हालांकि विपक्ष ये चाहता है कि सरकार की जुबान में, विपक्ष की जुबान में जो है वो सरकार भाषा में अपना जवाब दे। दूसरा सवाल जो विपक्ष की तरफ से उठाया गया कि अगर हमले में 22 अप्रैल को जो पहलगाम का हमला हुआ वो हमला चूक की वजह से हुआ था, तो चूक में जवाबदेही किसकी थी और जिम्मेदारी किसकी तय की गई और कार्रवाई क्या की गई, इस पर कोई स्पष्ट सरकार की तरफ से जवाब नहीं आया। बिल्कुल आशीष, और जिस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं, और इस पर एक पॉजिटिव नोट ये भी है, जब हम इस पूरी संसद के सेशन की बात कर ले, पार्लियामेंट सेशन की बात कर रहे हैं, तो 2025-25 का अगर हम जिक्र करें तो पिछले कुछ सालों से आशीष, नैना, विवेक, हम एक क्रिटिसिज्म देख रहे थे। कहा जा रहा था कि संसद की जो प्रोडक्टिविटी है वो लगातार घटती जा रही है। लेकिन जब हम 2025 का कंपैरिजन करते हैं, तो जब हम सबसे पहले बजट सेशन की बात करें, 100% से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी जो है वो देखने को मिली थी। मतलब बहुत एक सार्थक चर्चा हुई थी और बिल जो है उसकी भी बहुत अच्छी पेस जो है वो नजर आई थी। अब जो जिक्र विवेक कर रहे थे कि 16 घंटे राज्यसभा और 16 घंटे लोकसभा, तो ये लग रहा है कि कल एक एग्जाम्पल फिर से पक्ष और विपक्ष की तरफ से सेट किया गया कि आप दोनों अपनी बात जो है वो रख सकते हैं। कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि राहुल गांधी अगर कोई बात रख रहे हैं तो उन्हें बीच में टोका जा रहा है या रोका जा रहा है, पीएम अगर कोई बात रख रहे हैं तो उन्हें बीच में रोका या टोका जा रहा है। कई बार अमित शाह को बीच में इमीडिएट करने की कोशिश जो है वो की गई थी अखिलेश यादव की तरफ से, लेकिन उन्होंने भी कंटिन्यूटी से हम कह सकते हैं एक बहुत पॉजिटिव और सकारात्मक चर्चा जो है वो संसद में कर देखने को मिली, जहां एक तरफ विपक्ष ने सवाल उठाए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर, और वही दूसरी तरफ सरकार जिस तरीके से जवाब देते हुए नजर आई, अमित शाह जिस तरीके से प्रूफ पेश करते हुए नजर आए, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक अच्छी कल सेशन जो है, मॉनसून सेशन नजर आया। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए पलक की जिस तरह से चर्चा के पहले ही कई बार जो सदन है उसे स्थगित करना पड़ा हंगामे के चलते। जो राजनाथ सिंह को अपना जो संबोधन था, इस पूरे ये कहा जाए कि जो चर्चा होनी थी, शुरुआत करनी थी 12 बजे, लेकिन हंगामा हुआ 11 बजे, जमकर हंगामा नजर आया। कार्यवाही कुछ ही मिनटों के बाद में स्थगित हो गई। 12 बजे जैसे ही कार्यवाही बहाल हुई, उसके बाद में फिर जमकर हंगामा हुआ, कुछ ही मिनटों के बाद में कार्यवाही फिर से स्थगित हो गई। फिर 1 बजे भी वही तस्वीर नजर आई, तब 2 बजे जाकर जैसे तैसे ये कहा जाए कि चर्चा वो शुरू हो पाई है। वो तस्वीर भी हमें नहीं भूलनी चाहिए। नहीं, देखिए विपक्ष क्या कह रहा है, विपक्ष यही तो कह रहा है सरकार से कि ऑपरेशन सिंदूर पर बहस होने के बाद एसआईआर के मुद्दे पर भी चर्चा करने के लिए हमें समय दिया जाए। देखिए विपक्ष अपनी बातों को रख रहा है। एसआईआर केवल बिहार तक सीमित नहीं है। चुनाव आयोग की तरफ से कुछ समय पहले एक बयान आया कि हम एसआईआर को पूरे देश में लागू करेंगे, यानी जो सघन वोटर लिस्ट परीक्षण है वो पूरे देश में चलेगा। अगले साल पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में चुनाव होने वाले हैं। जाहिर तौर पर ऑपोजिशन की जो पार्टियां हैं, चूंकि इन दोनों ही राज्यों में ऑपोजिशन की पार्टियां हैं, तमिलनाडु में डीएमके है और पश्चिम बंगाल में टीएमसी है, वो चाहते हैं कि एसआईआर पर भी एक बार चर्चा हो जाए। और यही भरोसा वो सरकार से चाहते थे
कल जब सदन की प्रक्रिया जो थी वो शुरू हुई, परसों की बात अगर मैं करूं, जब राजनाथ सिंह को बोलना था तो उससे पहले विपक्ष इसी मांग को लेकर आया था, लेकिन उस समय संसदीय जो कार्य राज्य मंत्री हैं किरण रिजिजू, उनकी तरफ से ये कहा गया कि आखिरी समय में फैसला नहीं हो सकता। सरकार ने भरोसा जरूर दिलाया कि एसआईआर पर जो चर्चा है वो होगी, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि क्या विपक्ष जिन जवाबों को चाहता था वो जवाब मिले, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के कल के बयान के बाद विपक्ष एक बार फिर से सरकार पर हमलावर हो गया है। विपक्ष यही बात बार बार कह रहा है कि अब तो 30वीं बार हो गया, प्रधानमंत्री के सदन में बोलने के बाद भी 30वीं बार ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि मैंने युद्ध रुकवाया। नहीं, डोनाल्ड ट्रंप के अगर हम बात करें तो उनके बयान को लेकर जो है वो बहुत विवाद है, और विवाद इसलिए है क्योंकि वो खुद जो यूएस मीडिया है या वेस्टर्न मीडिया है वो ट्रंप उनके निशाने पर हैं, और उनके बयान को बार बार ये कहा गया कि वो न सिर्फ अपने बयान बदलते हैं बल्कि वो कई बार झूठ भी बोलते हैं, और इस वजह से उनके बयान को विश्वसनीय नहीं माना जाता। इस बारे में जो है कई मीडिया हाउसेस हैं जिन्होंने रिपोर्ट पब्लिश की, और रिपोर्ट पब्लिश करके ये 2022-21 की बात है जब वो फर्स्ट टर्म में वो प्रेसिडेंट टर्म पूरा कर चुके थे, 2017 से 2021 तक के बीच में। इस दौरान उन्होंने 30,573 झूठे या भ्रामक दावे किए, जो औसतन प्रतिदिन लगभग 21 झूठ के बराबर है। उनके दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में उद्घाटन दिवस 20 जनवरी 2025 पर दिए गए भाषण में 20 से अधिक झूठे दावों की पहचान की गई। इसके अलावा 2025 में टाइम्स मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में उनके पहले 100 दिनों में 32 झूठे दावे दर्ज हुए। यानी कि ये जो दावा है वो मैं सोर्स भी बता देता हूँ, वॉशिंगटन पोस्ट के फैक्ट चेकिंग डेटाबेस पर ये दावा आधारित है, जो डेटा भी हमने आपके सामने रखा है। तो पहले कार्यकाल में जो 4 साल का था 2017 से 2021 का, 30,573 झूठे या भ्रामक दावे, और दूसरे कार्यकाल में 20 जनवरी को ही जो भाषण उन्होंने दिया, जिस दिन ओथ सेरेमनी थी, उस दिन 20 से अधिक झूठे दावों की पहचान हुई। तो डोनाल्ड ट्रंप की विश्वसनीयता को लेकर सवाल यहीं पर शुरू हो जाता है। बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो दावा है उनका, उसके हिसाब से विपक्ष अपनी सहूलियत की राजनीति कर रहा है, विपक्ष पिक एंड चूज कर रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था कि वो कश्मीर के लिए 1000 साल से ज़्यादा से लड़ रहे हैं। तो कश्मीर का विवाद ही 1948 में शुरू हुआ, 47 में जब देश आज़ाद हुआ, उसके बाद हरि सिंह ने जब विलय करने का फैसला किया तो पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय लॉर्ड माउंटबेटन के प्रेशर में कहा जाता है कि वो यूएन चले गए, यूएन में जाकर उन्होंने स्टे ले लिया। उसके बाद वो पीओके का मसला वहाँ से शुरू हुआ, वो पीओके वहीं से पैदा हुआ, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो ये कहना कि एक हालांकि उस समय गलती जो थी वो हरि सिंह की थी। अगर हरि सिंह पहले समय पहले आ भारत जाते के तो साथ विलय कर लिए होते, और 3 दिन में जो पाकिस्तान ने पीओके पर कब्जा किया या फिर कश्मीर के अलग हिस्सों में जो कब्जा तो किया, वो होता नहीं। या तो ये इसमें एक दलील ये भी दी जाती है आशीष की, अगर कश्मीर का मामला सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया होता तो शायद नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल गए थे जवाहरलाल नेहरू के पास, जो लिखा हुआ है किताबों में, लेटर्स में इस बात का जिक्र है। लेकिन उस समय कहा गया कि हरि सिंह जब तक नहीं आते हमारी शरण में और ये नहीं कहते कि हम भारत में विलय करने के लिए तैयार हैं, तब तक जो भारतीय फौजें हैं वो कश्मीर में नहीं जाएंगी। लेकिन विवेक, मेरा सवाल आपसे बड़ा सीधा है। मैं आपकी हर बात को मान गया कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोलते हैं, बहुत बड़े झूठे हैं। हमारी सरकार कह क्यों नहीं देती? हमारी सरकार ये कह क्यों नहीं देती कि डोनाल्ड ट्रंप झूठे हैं? विपक्ष क्या ये मानता है कि कश्मीर 1000 साल पुराना मैटर? नहीं, मैं कश्मीर पर आ ही नहीं रहा हूं, मैं आपकी बात पर आ रहा हूं कि चूज क्यों है। मैं कह रहा हूं कि देखिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप एक ही बात को, वो कश्मीर की बात को उन्होंने 30 बार नहीं दोहराया, आप इस बात को समझिए, ऑपरेशन सिंदूर की बात को उन्होंने 30 बार दोहराया है। तो सवाल यही है कि सरकार कह क्यों नहीं देती कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं? मुझे लगता है आशीष, सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है, खासतौर से संसद से जब भी कोई बात वक्तव्य आता है तो वो एक बड़ा इम्पैक्ट डालता है। और डिप्लोमेसी में मुझे लगता है कि किसी व्यक्ति, वो भी अगर किसी राष्ट्रपति का जिक्र करते हुए, नाम कोट करते हुए पार्लियामेंट में, वो मुझे जहां तक मुझे लगता है वो चीज बहुत सटल वे में बोल दिया, नाम लिए। हाँ, तो और एक ये भी होता है कि भारत के पास में भी कई और सिचुएशन के बाद सिचुएशंस हैं। उन्होंने बोल दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, फिर
और हालांकि ये बात जरूर पीएम की तरफ से अपने संबोधन में और ये बात जरूर बताई गई थी कि वहां के जो उपराष्ट्रपति थे उनकी तरफ से, हाँ, उनकी तरफ से कई बार संपर्क करने की कोशिश की गई और उसके बाद में जब बात हुई तो उन्होंने कहा था कि भाई पाकिस्तान कोई बड़ा हमला करने का प्लान कर रहा है और तब हमने ये जवाब दिया कि अगर वो ऐसा करेगा तो बहुत इंपैक्ट होगा, बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ, बहुत महंगा पड़ेगा। लेकिन आपने जिस तरह से कहा कि आखिर क्यों सरकार नाम नहीं लेती, जहां तक मुझे ऐसा लगता है डिप्लोमेसी में खासतौर से अगर कोई ऐसे संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति, हम अमेरिका की बात नहीं कर रहे, हिंदुस्तान से अगर कोई इस तरह से अगर संसद में किसी का नाम लेकर कोट करना वो बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे तो आप ये समझिए कि बार बार विपक्ष ने ये भी सवाल पूछा कि भाई जब ये पूरा हमला हुआ या उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान के साथ में कई देश जो थे वो स्टैंड लेते हुए नजर आए। हम सभी जानते हैं कि इस पूरे के पीछे बैकअप जो है वो चीन का रहा, लेकिन उसका जिक्र सीधे सीधे तौर पर नहीं किया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और भारत कई अलग अलग मोर्चों पर कुछ कुछ चुनौतियों के साथ में, हम सभी मानते हैं कई डिप्लोमेटिक वे में चुनौतियां हैं और टेबल पे अभी कई ऐसी चीजें हैं जिस पर चर्चा होना या ऑन पेपर्स या ऑन ग्रोइंग वाली जो चीजें होती हैं वो होती हैं, तो शायद नाम इस तरह से कोट करना डिप्लोमेटिक वे में उचित नहीं होता। विवेक, हाँ, ये एक डिप्लोमेसी का मैटर हो सकता है, लेकिन जहाँ तक आशीष जी का सवाल था कि इस बारे में सरकार ने कहा क्यों नहीं, तो प्रधानमंत्री ने सदन के अंदर इस बारे में कहा कि दुनिया के किसी भी नेता का कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, भूमिका नहीं है कि उनके कहने पर युद्ध रोका गया हो। ये कंप्लीट कॉल जो है वो डीजीएमओ टू डीजीएमओ हुआ था और पाकिस्तान के कहने पर कि हमला रोका जाए तब जाकर ये जो है हमला रोका गया था। और जहाँ तक युद्ध की बात है तो सरकार ने ये भी क्लियर किया है कि वो युद्ध में थे ही नहीं और ना ही युद्ध में जाना चाहते थे। राहुल गांधी ने इस पर एक बड़ा एक सवाल पूछा जो कि कई लोग समझ पाए, कई लोग नहीं समझ पाए। उन्होंने पूछा कि आप सामने वाले को पहले मार देते हो फिर कहते हो कि अब एस्केलेशन नहीं चाहिए, तो ये क्या है? क्या ये सीज फायर नहीं था? क्या ये सरेंडर नहीं था? भारत सरकार ने सरेंडर नहीं कर दिया। तो ये स्टैंड था इंडियन गवर्नमेंट का कि हम वॉर में नहीं हैं, ना ही वॉर में हम जाना चाहते हैं, हम आपके आतंकी ठिकानों को निशाना बनाते रहेंगे। हमने जिस तरह से आपके 9 लॉन्चिंग पैड्स और ट्रेनिंग सेंटर को निशाना बनाया है, अगर आतंकी हमला हुआ तो वो एक्शन आगे भी होगा, लेकिन ये नॉन एस्केलेटरी है, यानी कि वॉर को लेकर नहीं है, युद्ध को लेकर नहीं है। भारत युद्ध नहीं लड़ना चाहता और नहीं हम युद्ध में जाना चाहते हैं। तो ये दो अलग अलग स्टैंड हो सकता है। बाकी मैं चाहूंगा कि इस पर आप लोगों की क्या राय है जरूर बताएं। लेकिन एक सवाल विवेक ये भी उठता है कि तो फिर पाकिस्तान की तरफ से क्या था? वो 700 से ज्यादा जो ड्रोन्स आए थे वो क्या था? पाकिस्तान क्या कर रहा था इस पूरे मसले पर? वो युद्ध कर रहा था, वो क्या कर रहा था? अगर पाकिस्तान युद्ध कर रहा था तो फिर हम क्या कर रहे थे? नहीं, देखिए, युद्ध का एक एस्केलेशन लेवल होता है, एस्केलेशन लैडर जिसे कहते हैं। हाँ, किसी भी मैं war बिल्कुल में। मैं जानता हूं। तो हम जो है वो अभी ये लेवल 5 तक पहुंचने के बाद इसे वॉर माना जाता है। तो हम अभी वॉर में नहीं थे, हम अभी एस्केलेशन लैडर पे थे, हम 2-3 तक पहुंच गए थे। तो वो एस्केलेशन लैडर चल रहा था, अभी वॉर शुरू नहीं हुआ था। पाकिस्तान के ऊपर भी, उनके देश के 22-25 करोड़ लोग हैं, उनके ऊपर भी प्रेशर रहा होगा कि वो रिटेलिएट करे, क्योंकि हमने तस्वीरें देखी जिस तरह से ब्रह्मोस फट रहे थे पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में, लोग मोटरसाइकिल से जा रहे हैं और सामने धमाके हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी प्रेशर रहा होगा। और दूसरा ये कि आप कोई एक एग्जाम्पल बता दीजिए कि किसी परमाणु शक्ति संपन्न देश के ऊपर कोई किसी भी देश ने हमला किया, इंक्लूडिंग अमेरिका। और अमेरिका ईरान को इसलिए परमाणु सक्षम नहीं बनने देना चाहता क्योंकि वो बाद में हमला कर ही नहीं पाएगा। इवन अमेरिका तो नॉर्थ कोरिया को टच नहीं कर पाता। हमने तो पाकिस्तान के अंदर न सिर्फ टेरर कैंप्स को निशाना बनाया, बल्कि जब उन्होंने एस्केलेशन शुरू की तो हमने उनके एयर बेसिस को भी और रनवेज को भी तबाह कर दिया। इसमें जो विल पावर की बात हो रही थी पार्लियामेंट में कि भाई विल पावर नहीं दिखाया गया, विल पावर नहीं दिखाया गया, तो इसमें ध्यान ये देना होगा कि विल पावर दिखाया गया, क्योंकि दुनिया में कोई और मुल्क ऐसा नहीं है जिसने किसी न्यूक्लियर पावर मुल्क पर घुसकर हमला किया हो या अटैक किया हो। इवन अमेरिका भी आज तक नॉर्थ कोरिया को टच नहीं कर पाया। बेशक वो नॉर्थ कोरिया के बारे में कुछ भी कह ले, कितना भी कट्टर दुश्मन हो, नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इसलिए अमेरिका चाह के भी उसे छू नहीं सकता। ईरान को इसलिए वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देना चाहता कि फ्यूचर में वो फिर ईरान को भी टच नहीं कर पाएगा। तो फिर यूक्रेन को क्या कहेंगे आप? यूक्रेन ने तो न्यूक्लियर सरेंडर कर दिया था ना, उन्होंने तो अपना न्यूक्लियर ने तो ठीक है, बुडापेस्ट की संधि में अपना न्यूक्लियर सरेंडर दे दिया था, बिल्कुल खत्म कर लेकिन दिया था। न्यूक्लियर मुल्क के साथ तो लड़ाई कर रहा है कौन? यूक्रेन। नहीं, यूक्रेन के ऊपर थोपा गया, जंग थोपी गई उसके ऊपर। कि वो यूक्रेन ने वॉर शुरू नहीं किया था।
ना, वॉर रशिया ने obviously शुरू किया initiate किया, था, वॉर ये वॉर कहना रशिया ने चाहिए। शुरू किया। रिटेलिएट जो है वो यूक्रेन की तरफ से रिटेलिएशन तो किया। होगा ना फिर। आप बेशक किसी कमजोर आदमी को आप दबाने की कोशिश करें या कूटने की कोशिश करें, वो हाथ पांव तो चलाएगा ही, वो तो रिटेलिएट तो करेगा ही, वो बचने की 3 कोशिश सालों से करेगा। वही चल रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल है ना, ये भी उठता है कि विपक्ष चाहता क्या है। मुझे लगता है विपक्ष शायद अपने सवालों के जवाब जरूर चाहता है, और क्योंकि जैसा कि हमने देखा एआईएमआईएम की तरफ से असदुद्दीन ओवैसी जब कह रहे थे तो उन्होंने क्रिकेट मैच को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा ये बड़ा दोहरा रवैया नजर आता है, आपने पाकिस्तान के साथ में तमाम संधियां, यहाँ तक कि पानी तक को रोका, 80% पानी ये रोका कि भाई पानी और खून साथ में नहीं बह सकते। उसके बाद में मैच को लेकर, क्रिकेट मैच को लेकर जहां से आपका बिजनेस आउटसोर्स हो सकता है जुड़ा रहता है, तो उसकी एक अलग भावना है। तो ये दोहरा रवैया जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको लेकर भी अभी तक कोई सवाल नहीं आया। सीज फायर आखिर क्यों किया गया, ये भी प्रियंका गांधी ने सवाल पूछा, उसका भी जवाब जो नहीं आया। हालांकि बार बार विपक्ष के ऊपर सवाल यही उठते रहे कि भाई जो अमेरिकी राष्ट्रपति कहते हैं, आपको अमेरिका की तरफ से बयान जो आ रहा है उस पर आपको भरोसा है, आप ही के अपनी जो सेना है, आप ही की अपनी सरकार, आप ही के अपने जो रक्षा मंत्री हैं उनकी बात पे आपको भरोसा नहीं है। हालांकि ये दोनों अलग अलग तर्क हो जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो क्लैरिफिकेशन है ना, वो क्लैरिटी अभी भी उन चीजों के बाद में, भले ही 32 घंटे की चर्चा हुई, अभी भी वो क्लैरिटी नहीं आई है। वो लेकिन यहाँ नैना, आपने प्रियंका गांधी का जिक्र किया और मुझे लगता है उन्होंने जो संबोधन किया संसद में बहुत इंटरेस्टिंग था। पहली चीज तो उन्होंने कहा कि जी हमारे होम मिनिस्टर ने उस समय में रेजिग्नेशन दिया था बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सिक्योरिटी, जो एक गलत बात उन्होंने कही है। उस वक्त अगर आप जर्नलिस्ट से बात करेंगे, उस समय की अगर आप जो पब्लिक है उनसे बात करेंगे, जब वो घटना हो रही थी रेपिटेटिवली अपने कपड़े चेंज करने के बाद, और वो जो सिचुएशन जब हो रही थी 26/11 की, वो बार बार अपने कपड़े बदल रहे थे, मतलब घंटों के अंदर, आधे घंटे में वो कपड़े बदल रहे हैं। तो फिर 26 से नेशनल 11 मीडिया वो बदल में रहे थे या फिर दिल्ली ब्लास्ट के समय? 26/11 के दौरान फिर उसके बाद कहा गया कि वो बार बार कपड़े बदल रहे थे, और फिर नेशनल मीडिया ने उस खबर को लिया आशीष। उसके बाद उन्हें रेजिग्नेशन देना पड़ा। रेजिग्नेशन उनसे इसलिए नहीं मांगा गया था कि लैक ऑफ सिक्योरिटी जो है मुंबई हमलों में हुई है, इस वजह से लिया। अच्छा, दूसरी बात, उन्होंने हिंदू बोलने से मना कर दिया। मतलब वो कह रही है भारतीय, ठीक है, हम इससे डिनाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पक्ष जो है वो ये मुद्दा उठा सकता था। बीच में कुछ लोगों ने उनको रोका भी कि वो हिंदू थे, क्योंकि देखिए जो पहलगाम में हुआ था उसके पीछे धार्मिक एंगल जो है वो है, धर्म पूछकर मारा गया था, आप इसे डिनाई नहीं कर सकते। ये वही प्रियंका गांधी है जो मुझे याद है कि 2024 में विंटर सेशन के दौरान पैलेस्टाइन का बैग लेकर आई हुई थी। उस वक्त इन्हें याद नहीं था कि आप धर्म से जोड़कर उसको देख रहे हैं, लेकिन अभी आप करेक्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि नहीं जी वो हिंदू नहीं भारतीय थे। उनको जब टोका गया उन्होंने करेक्ट करके फिर भी नहीं बोला। लेकिन मुझे लगता है ये उनका बात करने का या अपना विरोध जताने का एक तरीका है, जिस तरह से वो हैंडबैग लेकर पहुंचे। और ऐसा नहीं कि जब वो भी देखिए, खासतौर से प्रियंका गांधी के लिए कहा जाता है कि वो कोई नौसिखिया कोई पॉलिटिशियन नहीं है, वो बहुत चीज़ों को बारीकी से समझती हैं। भले ही वो एक्टिव पॉलिटिक्स में बहुत देरी से उन्होंने एंट्री की हो, मतलब इलेक्शन वाली पॉलिटिक्स में। लेकिन झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? शिवराज पाटिल के लिए बोल रहे हैं उन्होंने रेजिग्नेशन दिया, उन्होंने तो रेजिग्नेशन सिक्योरिटी लैब्स के लिए दिया ही नहीं था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अगर वो और कुछ पक्ष कह ने रही ये है, सवाल भी नहीं उठाया। मुझे ऐसा लगता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पलक, अगर वो कुछ कह रही हैं तो शायद उसके पीछे भी कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी हो, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि अगर कोई सांसद, वो भी कांग्रेस के अगर कोई सीनियर लीडर अगर अपना वक्तव्य रखते हैं, हर चीज़ जहां पर रिकॉर्ड में जाती है, उनकी तरफ से कोई बात अगर कोई मेंशन किए जाते हैं, कोई आंकड़े कोट अगर किए जाते हैं, तो हर चीज़ रिकॉर्ड में जाती है। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर प्रियंका गांधी की भी अगर बात करें, बिल्कुल, प्रियंका गांधी एक मची हुई नेता हैं और अब तो सांसद भी बन गई हैं, तो वो बेशक कांग्रेस पार्टी का पक्ष रख रही हैं, विपक्ष का पक्ष रख रही हैं, लेकिन ओवरऑल इस मुद्दे पर मुझे लगता है कि इस पर सियासत को भी अब विराम देना चाहिए और इस पर विवाद और सवालों को भी विराम देना चाहिए। जब आपका रक्षा मंत्री संसद में खड़े होकर ऑन द फ्लोर, ऑन द रिकॉर्ड कह रहे हैं कि हमने जो टारगेट था उसको अब हमने अचीव किया, ऑपरेशन सिंदूर एक कामयाब ऑपरेशन है, आपके प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सिक्योरिटी, आर्मी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, आर्मी ऑपरेशंस, फिर वो ऑपरेशन महादेव को लेकर भी कल सवाल उठाए गए। अखिलेश यादव की तरफ से ये सवाल पूछा गया कि सोमवार को ही महादेव के ऑपरेशन महादेव कैसे हो गया, और जब चर्चा हो रही है तभी ये ऑपरेशन कैसे हो गया और 3 आतंकी कैसे मारे गए।
तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जहां पर एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए और कम से कम सियासत से उन चीज़ों को, उन सवालों को दूर रखा जाना चाहिए। बेशक चलिए, लोकतंत्र में स्वस्थ परंपरा है कि विपक्ष चाहता था चर्चा हो, सरकार ने भी माना चर्चा हो, 16-16 घंटे की चर्चा हुई, 32 घंटे की महाबहस हुई, लेकिन अब इस मुद्दे को विराम देना चाहिए। और आई थिंक मुझे लगता है कि इस देश में सियासत जो है वो विकास को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, रोजगार को लेकर, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, इन तमाम मुद्दों पर हो तो ये ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। मुझे लगता है ये इस सवाल को अब विपक्ष को भी विराम देना चाहिए। न्यूज़ रूम में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है ये शो आपको पसंद आया होगा, लेकिन अगर आप कुछ इस शो पर कमेंट करना चाहते हैं, अगर आप इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो आपकी राय भी बहुत ज़रूरी है, कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आप किसी मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं तो वो मुद्दा भी हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया शो देखने के लिए।